नमस्कार मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। हम लोग अभी तक सद्विप्र के संबंध में चर्चा कर रहे थे और अभी भी इस बार भी मैं सद्विप्र के संबंध में ही कुछ कहना चाहूँगा और फिलहाल इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि सद्विप्र एक ऐसा शब्द है जो पूरे परिदृश्य में हमारे विश्व के समस्त स्थितियों में एक बहुत बड़ा विप्लव ला सकता है। सद्विप्र जो नेतृत्व की अवधारणा है, इस अवधारणा को जीवन में उतारना मैं समझता हूँ कि निश्चय ही सरल है, क्योंकि जब श्री प्रभात रंजन सरकार ने इस बात को दिया है, इस कथन को उन्होंने व्यक्त किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब जो सद्विप्र बनने वाली बात है, क्योंकि अभी तक बहुत सी अच्छी बातें ग्रंथों में लिखी गई, कही गई और उनको प्रवचन के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है लेकिन वैसा व्यक्तित्व और नेतृत्व अभी तक हमें प्राप्त हो नहीं सका है। तो निश्चित रूप से यह शंका हो सकती है कि कैसे सद्विप्र बनेंगे, कौन बनाएगा, कहाँ से बनेगा, कोई बना है या नहीं। बहुत से लोगों की ये धारणा है कि सद्विप्र तो बना नहीं है और कहाँ से, केवल कहने की बातें हैं और जब कभी होगा भविष्य में तो हो जाएगा। लेकिन अभी सद्विप्र के संबंध में कुछ केवल बातचीत की जा सकती है, लेकिन व्यवहार में उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की कुछ धारणा कई लोगों के भीतर में है। यह मैंने देखा है, प्राउटिस्टों के मन में भी है। जहाँ तक मेरा अभिमत है कि सद्विप्र हम अवश्य बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। पहली तो आवश्यकता ये है कि हमारा जो आचरण हो उसी के द्वारा सद्विप्र का परिचय मिलेगा, न कि हमारी विद्वता से, हमारे आर्थिक या सामाजिक मर्यादा से या हमारी लोकप्रियता से, बल्कि आचरण हमारे सद्विप्र होने का परिचायक होगा। जिसके संबंध में श्री प्रभात रंजन सरकार का कहना है, दो मुख्य बातें उन्होंने विशेष रूप से कही है कि वही जनता का प्रतिनिधि होगा। तो प्रतिनिधि वही हो सकता है जो दूसरों के सुख को ही अपना सुख समझता है, दूसरे के दुख को ही अपना दुख समझता है, उसको हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानता है। वही व्यक्ति सद्विप्र कहलाने लायक है, क्योंकि उसके अंदर सबके प्रति एक आंतरिक संवेदना होगी, जो संवेदना किसी भी तरह के जो रिलेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे देश, काल, पात्र, जाति, मजहब, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्र, देश, ये सब सोच जो प्रभावित नहीं होगी, वो मनुष्य को अंतरात्मा से प्यार करेगा। इसीलिए वही उनका प्रतिनिधि हो सकता है, वही उनके हित की बात सोच सकता है और उसको व्यवहार में भी उतार सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि उसके अंदर चारों वर्णों के गुण होंगे। इसीलिए सद्विप्र के नेतृत्व में, सद्विप्र की प्रभुता में चतुर्वर्ण का विजय परिलक्षित होता है कि चारों वर्णों का इसमें सम्मान है। चूँकि ऐसा व्यक्ति हमारे नेतृत्व में है, ऐसा व्यक्ति हमारे शासन प्रशासन में है जो कि किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है और सबको, सभी वर्णों को, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, विप्र हो या वैश्य हो, सभी वर्णों को वो अपना अंतरंग सहयोगी, अंतरंग अपना अभिन्न अंग मानता है। ऐसे व्यक्ति ही सद्विप्र कहलाने के योग्य हैं। ये दो महत्वपूर्ण बात सद्विप्र के संबंध में उन्होंने कहा है कि वे ही जनता के प्रतिनिधि होने के में समर्थ हैं और उनके विजय में सर्ववर्णों की विजय की झलक हम पाते हैं। हम देखेंगे कि अगर उनकी विजय होती है, अगर शासन प्रशासन में वे आते हैं,
तो निश्चित रूप से सभी लोगों का कल्याण होगा। तो अब केवल सवाल यही है कि ऐसे सभी पर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या इनका निर्माण किया जा सकता है। तो इस संबंध में मैंने पहले भी कुछ कहा है कि उन्होंने श्री प्रभात रंजन सरकार ने एक साधना विज्ञान दिया है जिसका प्रोडक्ट है सद्विप्र, और उन्होंने एक षोडश विधि भी दिया है जो इसमें एडमेंट होंगे, जो इसके प्रति कटिबद्ध होंगे, कट्टर होंगे, वही सद्विप्र होने की योग्यता रखेंगे। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किसको सद्विप्र कहें। ये कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है कि बीए पास कर लिया तो एक सर्टिफिकेट मिल गया, एमए पास कर लिया तो सर्टिफिकेट, या पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया तो उसका प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो इसमें जो 4 चीज़ें हमने कही है उसको आप ज़रा गौर से रखिएगा मन में। एक तो आचरण है, दूसरी कर्तव्य निष्ठा है, तीसरा सेवापरायणता है, और चौथी है चारित्रिक दृढ़ता। ये 4 स्तंभ ऐसे हैं जिन पर नज़र देने से, जिनको जीवन में हमेशा सामने रखने से सद्विप्र का निर्माण भी संभव हो जाएगा और सद्विप्र की पहचान भी संभव हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे इस मुहूर्त में इतना ही कहना है कि हम आचरण से किसी को परखें। आचरण और जो 3 और चीज़ें हैं उनको हम देखें कि किसमें कितना है, कितना अधिक मात्रा में है। तो इसीलिए जो जिसमें जितनी अधिक मात्रा में है उतना ही वो बड़ा सद्विप्र है। और श्री प्रभात रंजन सरकार ने, श्री आनंद मूर्ति जी ने सद्विप्र की भूमिका के संबंध में एक तो जैसे उन्होंने कहा कि वो चक्र के केंद्र में होगा, और दूसरी उन्होंने ये भी कहा है कि जो षोडश विधि में एडमेंट होंगे, जो षोडश विधि में कट्टर होंगे, वे सद्विप्र होंगे। तो इसीलिए जो सद्विप्र की जो पहचान है या सद्विप्र के जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें पूर्णतः आचरण प्रमुख है। और इस आचरण में जो सर्व प्रमुख है यह कि उसके अंदर 4 वर्णों की विशेषताएं होंगी। माने शुद्रोचित गुण भी होगा, वो जब भी ज़रूरत होगा अपने शरीर के द्वारा दूसरे की सेवा करेगा। उसके अंदर क्षत्रियोचित गुण भी होगा, जहाँ साहस की, जहाँ संघर्ष की, संग्राम की आवश्यकता होगी उसके लिए प्रस्तुत रहेगा। उसके अंदर विप्रोचित भी गुण होगा कि उसका विवेक हमेशा जागृत रहेगा, वो कोई भी डोगमा के प्रभाव में, कुसंस्कार, अंधविश्वास, संकीर्णता के प्रभाव में उसका मन नहीं आएगा, क्योंकि उसका विवेक हमेशा जागृत है। और चौथी बात कि वैश्योचित गुण होंगे कि जो भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए या समाज कल्याण के लिए जो धन संग्रह की आवश्यकता होगी उसको वो करने में निपुण होगा। ये 4 वर्णों के गुण उनमें होने आवश्यक हैं, और तभी कह सकते हैं कि हाँ ये सद्विप्र बनने की दिशा में कोई अग्रसर है। और लेकिन उनका अपना गुण जो है, ये तो 4 वर्णों के जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो उनके अंदर सभी समन्वय के रूप में रहेंगी, लेकिन उनकी अपनी विशेषता होगी कि वे नैतिकता की शक्ति से शक्तिशाली होंगे। उनका मनोबल, उनका आत्मबल इतना मजबूत होगा कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी विपरीत स्थिति उसके मन को तोड़ नहीं पाएगी, उसको मन को शिथिल या कमज़ोर नहीं कर पाएगी। तो यह नैतिकता की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त शक्ति है, और इसको हम सद्विप्र में ही पा सकते हैं, सद्विप्र में ही देख सकते हैं। इसीलिए इसको जो सद्विप्र बनने की जो बात है उसमें मैं इस मुहूर्त में इस कालखंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जिसमें देखते हैं कि सद्विप्रों की बहुत सारी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो सद्विप्र की बताई है श्री प्रभात रंजन सरकार ने, कि वह किसी को प्यार करता है, लेकिन अगर हो सकता है कि वह आदमी अगर गलत काम करे तो उसके खिलाफ सद्विप्र कठोर व्यवस्था लेगा, तो उसको किसी भी प्रकार का जो आवश्यक दंड है देने से परहेज नहीं करेगा। और सद्विप्र किसी को नहीं पसंद करता है, नहीं प्यार करता है, लेकिन अगर वह आदमी नीतिवादी है, अगर वह आदमी सच्चा ईमानदार है,
तो सदविप्र उसके विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का आंदोलन या किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन उसके विरुद्ध में नहीं करेगा। मतलब कि वह राग द्वेष से रहित रहेगा, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, ऐसी सदविप्र में कमजोरी हम नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि हमारी जो चेष्टा होनी चाहिए, अगर हम कहते हैं कि अरे कोई सदविप्र नहीं बना, तो इसका मतलब है कि सीधा आक्षेप श्री प्रभात रंजन सरकार पर जाता है, श्री श्याम मूर्ति जी पर जाता है कि उन्होंने लगभग 33, 34, 35 साल उन्होंने हम लोगों के संपर्क में बिताए और उन्होंने एक भी सदविप्र नहीं बनाया। इसीलिए मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन कोई दावा करे कि मैं सदविप्र हूँ, यह भी एक प्रकार का अहंकार है जिससे हमें बचना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि हम सदविप्र बनने की पूरी प्रचेष्टा में अपने को लगाएं, जो विशेषताएं बताई गई हैं सदविप्र की उसको अपने भीतर लाएं। इसमें हमें षोडश विधि और साधना विज्ञान दोनों मदद करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, व्यवहारिक रूप से जो सदविप्र शक्ति को, बल्कि मैं कहूँगा सदविप्र शक्ति को खड़ा करने के या उसके आविर्भाव की जो बात है वो ये कि जिसमें बौद्धिक गुण बहुत प्रखर है, किसी में क्षत्रियोचित गुण बहुत प्रखर है, किसी में विप्रोचित गुण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और किसी में वैश्योचित गुण ज़्यादा प्रभावशाली है। नैतिकता तो सब में है, होना ही चाहिए। ये तो कम से कम न्यूनतम आवश्यकता है सदविप्र होने के कि वो जब नियम में प्रतिष्ठित होंगे, उनके अंदर नैतिकता के सिद्धांतों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये जो चारों वर्णों के गुण हैं, ये चारों वर्णों के गुण हैं कि नहीं, ये इसको खोजने में हम चलेंगे तो हमें बहुत सारे संशय प्राप्त होंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो किसी में क्षत्रियोचित, किसी विप्रोचित, किसी वैश्योचित, किसी में शूद्रोचित जो गुण हैं, उन ऐसे व्यक्तियों को एकत्र करके और उनका जो संयुक्त जो शक्ति होगी वही सदविप्र शक्ति के रूप में अपने को प्रकट करेगी। और इसी की आज आवश्यकता है। हम किसी को छोटा, घटिया या किसी कारण से अवहेलना नहीं, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उनको अछूत नहीं मान सकते हैं। अगर उनके अंदर कोई विशेष शक्ति जो सदविप्र में होनी चाहिए प्रकट है तो उसका हम उपयोग करें। और इसीलिए जिस प्रकार से एक दुर्गा सप्तशती में जैसे आख्यान है कि जब सभी देवता लोग, सज्जन लोग हार गए तो उन्होंने अपनी सभी ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को एकत्र करके एक ज़बरदस्त शक्ति का सर्जन किया और उस शक्ति के माध्यम से उस वक्त के जो बहुत बड़े असुर थे, महिषासुर, जिनका शास्त्रों में व्याख्यान है, उपाख्यान है, वो मारे गए। तो ये सदविप्र शक्ति जो होगी वो सबों की मिलित शक्ति से प्रकट होगी। ये हमको कोई लालटेन लेकर और टॉर्च लेकर खोजने की ज़रूरत नहीं कि सदविप्र कौन बना, कौन नहीं बना। हम खुद क्यों नहीं बने, हम अपने को बनाने के लिए क्या किए। इसीलिए कोई मन में निराशा की भाव नहीं रखनी है। सदविप्र आज की आवश्यकता है, हमें वैसा बनना है। और आनंद मार्ग की साधना, प्रौक्त दर्शन और षोडश विधि इतने ज़बरदस्त रूप में हमारे सामने दिए गए हैं कि उनका आलंबन लेकर के हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं और एक सदविप्र शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और याद रखिए कि हम अच्छाई को खोजने के लिए केवल चलें कि अरे कहाँ है अच्छा, तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जिसमें भी जो भी अच्छाई हो, एक कण भी अच्छाई हो, तो उसका हमको सम्मान करना है, उसका हमको उपयोग करना है। और सबों के जो अच्छाई का सम्मिलित रूप होगा वही सदविप्र शक्ति के रूप में प्रकट होगा और उसी के द्वारा समस्या का समाधान होगा। इसलिए आज ज़रूरत इस वेद मंत्र के जीवन में उतारने की है कि संग शब्दम संबद्धम शंभो मनान सी जानता, कि हम सभी मिल करके इस चीज़ को प्रकट करें। अगर अकेले हम कोई सदविप्र के सभी गुणों से संयोजित नहीं हैं तो जिसमें भी जो गुण प्रखर है उन सबों को मिला करके समन्वय करके हम सदविप्र तरंग को प्रवाहित कर सकते हैं।
और वह तरंग जा जा करके हर घर में प्रवेश करके वहाँ के अंधकार को दूर कर सकता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हमें फिर नज़र आएगा। हमको उस दिन के लिए इंतज़ार नहीं करना है, अभी से काम में जुट जाना है, तो यह चीज़ हमारे जीवन काल में संभव होगी और हम इस चीज़ को अपने सामने होते हुए देख सकेंगे। नमस्कार।